हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कंसीडरेशन का हम एक टॉपिक, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट और इसकी क्या एक्सेप्शंस होती है उनके बारे में। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप कंसीडरेशन, बिजनेस लॉ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि कंसीडरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो बेसिकली कंसीडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन, कि आप कुछ दे रहे हैं उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है, तो वो होता है कंसीडरेशन। आप जो भी परचेस सेल कर रहे हैं तो आपने कुछ खरीदा, आप पैसे दे रहे हैं, तो वो क्या हुआ, कंसीडरेशन। वही डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2D के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। कंसीडरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, service, positive act or abstain from doing something. The person making the promise is called the promiser. The person to whom he makes the promise is a promisee. Consideration किसी भी फॉर्म में हो सकता है, गुड, सर्विस या कुछ भी पॉजिटिवली तरीके से आप एक्ट कर रहे हैं, या किसी चीज को ना करने के लिए भी हो सकता है, मतलब abstain from doing something उसके लिए भी हो सकता है। तो कोई भी पर्सन प्रॉमिस कर रहा है प्रॉमिसर से इनमें से किसी भी चीजों को लेके, तो वो होता है कंसीडरेशन। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, पी एग्री है कि वो अपना घर क्यू को बेच रहा है 80,000 में। तो पी प्रॉमिस कर रहा है कि उसको 80,000 मिलेंगे और वो क्यू को घर देगा। तो पी के लिए कंसीडरेशन 80,000 रुपए हो गया और क्यू के लिए हो गया उसका घर। वैसे ही एच क्यू को अपने ऑफिस में क्लर्क की जॉब देता है 1,000 रुपए महीने में, तो उसका मंथली वेजेस क्यू को मिलेगा और क्यू उनके लिए काम करेगा उसके ऑफिस में। तो एच के लिए हो गया कंसीडरेशन क्यू की सर्विसेज और क्यू के लिए हो गए 1,000 रुपए। अब हम देखते हैं नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कुछ कंसीडरेशन नहीं होता है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या इंडियन लॉ है वो यही बोलता है कि अगर आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो उस केस में हम नहीं मानते कि कुछ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पर कुछ रूल, कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कुछ अपवाद है, जिन कंडीशन में अगर कंसीडरेशन नहीं भी होता, मतलब कि आपको एक पार्टी से कुछ नहीं भी मिल रहा है, फिर भी उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा या वैलिड माना जाएगा। तो जनरल रूल यही बोलता है कि कंसीडरेशन के बिना अगर कोई भी प्रॉमिस हुआ है तो वो वॉइड होगा, मतलब कि उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना जाएगा। पर ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि बिना कंसीडरेशन के भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फर्स्ट आता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेकंड है वॉलंटियरी कंपनसेशन फॉर पास्ट सर्विसेज, थर्ड है टाइम बार्ड डेब्ट, फोर्थ है कंप्लीटेड गिफ्ट, फिफ्थ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सिक्स्थ है रिमिशन बाय द प्रॉमिसी और सेवंथ है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू चैरिटी। इन कंडीशन को हम डिटेल में देखते हैं। इस केस में मतलब आपको एक पार्टी से कुछ नहीं भी मिल रहा है, आप कुछ दे रहे हैं, या दोनों में से एक पार्टी किसी को कुछ दे भी रही है, दूसरे की तरफ से कुछ नहीं भी मिल रहा है, तो इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाता है। फर्स्ट आता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कोई भी एग्रीमेंट बिना कंसीडरेशन के वैलिड होगा अगर वो सेक्शन 25(1) के अंदर आता है और वो इन सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। जो एग्रीमेंट है वो रिटन डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए लॉ के अंदर, और जो भी आप एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में होना चाहिए। जो भी पार्टीज है उनके बीच में नियर रिलेशंस होना चाहिए, मतलब कि दोनों के बीच में रिश्ता होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशन होती है, तो आप नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर बिना कंसीडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करें, अब्दुल नेचुरल लव और अफेक्शन के कारण प्रॉमिस करता है अपने बेटे बेन को कि वो 1,00,000 रुपए देगा, और अब्दुल उस प्रॉमिस को रजिस्टर्ड कर लेता है, रिटर्न में कर लेता है, चाहे उसका बेटा उसको कुछ ना भी दे, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा इस केस में बिना कंसीडरेशन के भी। सेकंड केस आता है वॉलंटियरी कंपनसेशन फॉर पास्ट सर्विसेज। बिना कंसीडरेशन के भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है तब एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि वो पूरी तरीके से या इन पार्ट में कंपनसेट कर रहा है अपनी इच्छा से दूसरे पर्सन को जिसने कि अपनी मर्जी से उसके लिए कुछ किया होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करें, जो डी पर्सन है उसको बी का पर्स मिलता है, बी को वो जाके के दे देता है, तो बी उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको 500 रुपए देगा क्योंकि उसने उसका पर्स लौटा है। यहाँ पे डी ने ऐसा तो नहीं बोला था पहले से कि कोई मेरा पर्स ढूंढेगा तो उसको मैं 500 रुपए दूंगा, पर क्या हुआ, बी को मिला, उसने दे दिया, तो यहाँ पे डी ने अपनी इच्छा से बी को दिया, तो ये वॉलंटियरी कंपनसेट करते हैं आप पास्ट सर्विसेज के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। नेक्स्ट आता है थर्ड टाइम बार्ड डेब्ट। आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप पूरी तरीके से या इन पार्ट में जो भी आपने पैसा उधार लिया था, डेप्ट लिया था, लोन लिया था, आप उसको पे करें, चाहे उसकी टाइम लिमिट चली गई है,
तो आप उसको रिटर्न में दे रहे हैं, साइन कर रहे हैं, डेटर्स की भी अथॉरिटीज है उसमें, तो ये सेक्शन 25(3) के अंदर आता है। मतलब कि टाइम बार डेप्थ आपने लिया था 2 साल के लिए, आपने 2 साल के अंदर पैसे नहीं चुका तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो एंड हो गया। फिर भी आप उसके बाद बोल रहे हैं कि आप उसके पैसे चुका रहे हैं। आपने 1 लाख का लिया था पर आपको लगा कि आप 1 लाख नहीं दे सकते तो आप 50,000 दे रहे हैं। तो यहाँ पे बाद में आपको कुछ कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें, डी पर बी का बकाया है 1000 रुपए। जो भी उसने डेप्थ लिया था उसका टाइम निकल गया है लॉ की नजर में, और उसकी जो भी टाइम लिमिट थी वो भी खत्म हो गई है। पर डी एक रिटर्न प्रॉमिस करता है कि वो उसको 5,000 रुपए देगा जो भी उसने डेप्थ लिया था उसके लिए। मतलब कि अब वो उससे ज्यादा पे करने को रेडी है, तो ये क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इस केस में डी को कुछ नहीं मिल रहा है फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वैलिड होता है। नेक्स्ट आता है 4th, कंप्लीटेड गिफ्ट। कोई भी गिफ्ट एग्रीमेंट नहीं होता है, ना ही उसके लिए कंसिडरेशन की जरूरत होती है कि आप कुछ रिटर्न में दें, तब भी वो वैलिड होते हैं। ये डोनर और डोनी के बीच में होता है। कोई भी गिफ्ट आप वैलिड तरीके से दे सकते हैं बिना कंसिडरेशन के, चाहिए इसमें नेचुरल लव अफेक्शन ना हो, रिलेशनशिप ना हो डोनर और डोनी के बीच में, तो जो भी आप गिफ्ट देंगे वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करें, एक पर्सन दूसरे को कुछ प्रॉपर्टी दे देता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर रिटर्न और रजिस्टर्ड करके डॉक्यूमेंट के साथ। बाद में वो उससे कुछ डिमांड नहीं कर सकता है कि वो उसको वापस दे। ये बिना कंसिडरेशन के हो रहा है कि एक पार्टी के पास से ही कुछ जा रहा है और दूसरी पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्होंने गिफ्ट के पर्पज से दी है। नेक्स्ट आता है 5th, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी एग्रीमेंट लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। फर्स्ट पार्टी जो कि प्रिंसिपल होती है और सेकंड पार्टी जो कि एजेंट होती है। तो प्रिंसिपल सारी पावर अपने एजेंट को या एजेंसी को देता है जो कि उसके बिहाफ में एग्रीमेंट्स कर सकती है, और प्रिंसिपल उन चीजों के लिए मना नहीं कर सकता है वो जो एजेंसी या एजेंट ने किया है, मतलब समझो कि वो प्रिंसिपल ने ही किया है। तो कोई भी कंसिडरेशन के बिना भी आप एजेंसी को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 6, रीमिशन बाय द प्रोमिसी। कोई जो लोन था वो ड्यू है, उसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और आप एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी आपने अमाउंट दिया था उससे आपको कम भी मिल रहा है, तब भी आप उस चीज के लिए एग्री हो जाते हैं क्योंकि प्रोमिसी उस चीज के लिए सॉरी फील कर रहा है। वो आपका पूरा पैसा नहीं दे पा रहा है तो जितना वो दे सकता है आप उतना ले लेते हैं, तो आप उसके लिए एग्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड आता है कि कोई भी क्रेडिटर्स एग्री हो जाता है कि वो अपना कुछ पार्ट क्लेम नहीं करेगा या वो उसको छोड़ देगा, तो उसमें भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होगी। थर्ड आता है कोई भी एग्रीमेंट जो कि उसका जो टाइम था परफॉर्मेंस का उससे इंक्रीज हो रहा है तो उसको भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। तो इन सारे केस में जो आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो वैलिड होगा। नेक्स्ट आता है 7th, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू चैरिटी। यहाँ पे आप कॉन्ट्रीब्यूट करें चैरिटी के लिए ग्रेटिट्यूडली, मतलब कि निःशुल्क तरीके से, फ्री में। इन्फोर्सिबल भी हो सकता है, किसी के फेथ में भी हो सकता है। आप कुछ प्रॉमिस करते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं उस चीज के लिए, तो आप पे कोई प्रॉमिस करके उस चीज का बेनिफिट ले लेता है या उस प्रोसेस में आगे बढ़ जाता है, तो वहां पे आपकी लायबिलिटी बन जाती है कि जो भी आपने बोला होगा, जो भी आपने प्रॉमिस किया होगा वो आपको पूरा करना होगा। अगर वो उस चीज को किसी और को नहीं बताता या किसी और को अपॉइंट नहीं करता है, एक्शन नहीं लेता है, तो ठीक है। अगर उसने किसी और से प्रॉमिस कर लिया उस चीज के लिए तो आपको उसके लिए पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करें केदारनाथ वर्सेस कोरी मोहम्मद का केस। यहाँ पे ए एग्री है कि वो 1 लाख रुपीज दे रहा है टाउन हॉल को बनाने के लिए हावड़ा में, तो वहाँ का जो सेक्रेटरी रहता है वो फेथ में कि उनके प्रॉमिस पर ट्रस्ट करके वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेता है, उससे बात कर लेता है। अब बाद में हो सकता है कि वो मना कर दे कि वो नहीं दे रहा है, तो अब सेक्रेटरी ने उसके बिहाफ में बात कर ली थी, कंस्ट्रक्टर ने भी अपने लेबर से बात की होगी, पेमेंट दे रखा होगा, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जिसने प्रॉमिस किया था कि वो चैरिटी में पैसे दे रहा है तो उसको कंट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि उस पर भरोसा करके आगे भी प्रॉमिसेस हुए हैं उसकी फेथ की वजह से, तो उसको पूरा करना होगा। अगर सेक्रेटरी कंस्ट्रक्टर को हायर नहीं करता तो जरूरत नहीं होती कि आप उसके लिए पे करें। तो अगर आपने चैरिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला है या चीजें आगे प्रोसेस में हो गई है तो लोगों ने आगे प्रॉमिस कर लिया, तो आपको उसके लिए पे करना होगा। तो इसका कंक्लूजन निकलता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कंसीडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। बिना कंसीडरेशन के कोई भी सिंगल प्रॉमिस इन्फोर्सिबल नहीं हो सकता है और कुछ भी रिटर्न में होना चाहिए।
कंसीडरेशन कोई भी प्राइस होता है जो कि प्रॉमिसी एग्री रहता है, सहमत रहता है कि वो उस प्राइस को प्रॉमिसर को देगा। पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कुछ एक्सेप्शन रूल्स बनाए हैं। उन केसेस में भी जो आपका एग्रीमेंट होता है वो वैलिड होता है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, एग्रीमेंट टू पे अ टाइम बार्ड डेब्ट, कंप्लीट गिफ्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, रीसबमिशन और कंट्रीब्यूट टू चैरिटी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।